देखिए भाई साहब, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी की 32 टॉपिक जो है आपके यूपी पुलिस, एसआई, एएसआई में पूछे गए हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि भारत संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उस 22 भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषा है जो आपकी सम्मिलित नहीं है? तो वो है, ध्यान रखिएगा, भोजपुरी। भोजपुरी जो है 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब 22 भाषाओं में आप 22 भाषाओं को देख सकते हैं, सामने दिया गया है यहाँ पे जो है आपके। तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 348 में। ठीक है, किस में दिया गया है? अनुच्छेद 348 में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में जो अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा संबंधी निर्देश है, वो संविधान के अनुच्छेद किस में है? 348 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित हैं। तो 210 में जो है क्या निर्देशित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इन 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें जो 4 ऑप्शन में सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में जो है बताया गया है। किसमें? 210 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला है कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? अब देखिए, ये त्रिपुरा राज्य की पूछ लिया है कि उसकी जो है राजभाषा कौन सी है आपकी। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा जो है वो है आपका बांग्ला। आपको पता है ना कि त्रिपुरा 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ एकमात्र ऐसा राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा यहाँ की भाषा कौन सी है? राजभाषा बांग्ला है। ठीक है, कौन सा है? बांग्ला है। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 में जो है, संविधान के अनुच्छेद किस में? 17 में, भाग 17 में, सॉरी, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। किस भाग में है? तो 17वें भाग में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से 351 तक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब फिर से आ गया, 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा आपकी शामिल नहीं है? वहाँ पे तो भोजपुरी थी, लेकिन यहाँ पे तो भोजपुरी नहीं दिया गया है। तो क्या है? तो ध्यान रखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मीजो। मीजो शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। 22 भाषाएं तो आपको दी गई थी नीचे, फिर से एक बार देख लीजिए, सामने दिया गया है नीचे। ठीक है, तो मीजो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला है फिर से कि इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला है, ब्रजभाषा, कौरवी, गढ़वाली या भोजपुरी? तो वो है आपकी कौरवी। कौन सी है? कौरवी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौरवी जो है आकार बहुला है। ठीक, क्या है? आकार बहुला है। अब देखिए क्या हो यहाँ पे, तो कौरवी बोली जो है आकार बहुला है, यानी कौरवी बोली, खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा तथा बुलंदशहर आदि जनपदों में जो है बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो कौरवी है, हरियाणवी है, ब्रज है, बुंदेली है एवं कन्नौजी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौरवी जो है आकार बहुला है, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर में बोली जाती है। तो ये आपके कुछ जिले हैं, नाम रखिए, याद रखिएगा इनका। अगला है कि इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो वो है आपकी कौरवी भी है, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ये सभी, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ठीक है, ये जो बोली है कहाँ की है आपकी? तो ये है आपके पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक, उसके बाद से अगला है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? अरे, आपको पता है कि संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी राष्ट्रभाषा तो कभी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा वो राजभाषा होती है, यानी कि 8 का जो होगा आपका कौन सा होगा? सी होगा। राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग इसे राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, अगला देखिए, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी।
देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है देवनागरी लिपि, ठीक है। और संविधान के भाग बाद बताए थे आपके 17 में, आपको पता है 343 से लेकर कितना 351 तक, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसका उल्लेख किया गया है हिंदी की राजभाषा, और राजभाषा किस में है 343 में है, ठीक। अगला देखिए सौर व्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम है, बताइए क्या होना चाहिए इसका क्रम। सौर व्रंश से विकसित भाषाओं का जो सही क्रम है वो क्या है आपका, राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है या बांग्ला है, क्या ये इसी क्रम में है, बताइए इसी क्रम में है। नहीं, देखिए जो पहले बात किया जाए तो सौर भ्रंश जो है, ठीक है, वो केवल दो भाषाएं हैं, एक राजस्थानी है, ठीक है, और दूसरा क्या है गुजराती, और किस में है तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सौर भ्रंश विकसित भाषाओं का सही क्रम राजस्थानी और गुजराती है, ठीक है, क्या है राजस्थानी और गुजराती है। सौरसेनी भ्रंश की भाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, पंजाबी भाषा, पैसाची अपभ्रंश तथा बांग्ला भाषा मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुआ है, ठीक। अगला है अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं। देखिए अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं, बताइए अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद है आपके, तो वो टोटल मौजूद है आपके 8, कितने हैं 8 हैं, ठीक है, कितने हैं 8 आपके जो है यहाँ पे स्वर मौजूद हैं। अब देख लीजिए तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद हैं, जैसे दिया गया है अ आ ई उ ए ऐ ओ, ठीक है। अपभ्रंश में व्यंजन जो है क ख, यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी है 30 होती है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है 30 होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं आपके 8 स्वर मौजूद होते हैं, गिन लीजिए 8 स्वर है आपके, ठीक। अगला देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, तो अभी बात किए थे भाग 17 में, किसमें भाग 17 में जो है आपके राजभाषा का क्या है प्रावधान किया गया है, ठीक। और लिपि कैसी होगी देवनागरी, ठीक है, लिपि कैसी होगी देवनागरी होगी। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली हुई है, तो खड़ी बोली जो है ये निकली हुई है सौर सेनी से, किससे सौर सेनी से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मगधी यानी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया है। सरसेनी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी है। अर्धमागधी में दिया है पूर्वी हिंदी है, जो कि बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी है। अब ब्राह्मण में क्या आता है सिंधी आती है। उसके बाद से 10 जनवरी को किस दिन 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता है सर कि 10 जनवरी को जो है हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुछ डेट महत्वपूर्ण आपको दिए गए हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, सबसे महत्वपूर्ण है मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, और 14 सितंबर हिंदी दिवस सबको पता है, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो फिर से बोल दिया भाई साहब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा वो है मगही, मगही जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक। फिर से देखिए यहाँ पे भाषाएं आपको 22 दी गई है। अगला है फिर से कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अरे भैया अभी बात किए थे भोजपुरी की, तो भोजपुरी देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना, हाँ इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, बताइए ये किस में किया गया है, तो ये जो है आपके अनुच्छेद 343 में, जो कि अभी पढ़े थे, ठीक है, राजभाषा के रूप में, ठीक। अगला है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, उर्दू, तमिल, राजस्थानी या फिर नेपाली, तो जो शामिल नहीं है वो है आपका राजस्थानी, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, 350, 344, 343 और 351, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 351 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। बाकी 343 आप जानते ही हैं, 343 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो देखिए देवनागरी लिपि जो है वो आपके अक्षरात्मक है, क्या है अक्षरात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अक्षरात्मक लिपि है कौन सी देवनागरी लिपि,
ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले जो देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपके गुजरात में। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से अगला है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तो आपको पता है कि हिंदी अभी बात किए थे एक बार और क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था, वो राजभाषा के रूप में है। किसके रूप में है? राजभाषा के रूप में है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इसका उल्लेख जो है 343 से लेकर 351 तक किया गया है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण डेट है, आप याद रखिएगा। अगला है, देखिए यही दे दिया है कि किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा मान्यता प्रदान की गई। तो अभी बताइए कि 14 सितंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 351 में। ठीक है, अनुच्छेद 351 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? 351, 343, 347 या 345। तो ये है आपके अनुच्छेद 351 में ही। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के प्रचार और विकास की बात उल्लिखित की गई है। ठीक, उसके बाद से अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख हैं। तो अभी इसके पीछे ही हमने बात किया था। ठीक है, वो है 348। नहीं, इसके पीछे नहीं बात होता, पहली बार आया। ठीक है, 348 जो होगा आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? फिर दोबारा रिपीट हुआ भाई, 14 सितंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर ए। 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इतना तो जानकारी है ना भैया, तो बताइए इसका आंसर। अरे हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी तो बात किए थे, इसी दिन राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, हाँ। उसके बाद से मातृभाषा दिवस, ध्यान रखिएगा 21 फरवरी, बार बार रिपीट होता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और अनुवाद दिवस ध्यान रखिएगा 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, देवनागरी लिपि के स्थान पर जो है कौन सा रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनीति, ठीक है, कुमार चटर्जी ने दिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? अभी बात किए थे यार, 22 भाषाएं सम्मिलित इसमें है आपकी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये प्रकाशित हुआ था 1967 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष? 1967 में जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक, उसके बाद से ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी में वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। अगला है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो वो कौन सी होगी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली भाषा होगी। कौन सी भाषा? पाली। तो ध्यान रखिएगा इसका क्रम क्या है? तो हिंदी की आदि जननी आप जानते हैं संस्कृत है, और भाषा का विकास क्रम संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ है। और स्पष्ट है कि संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ, अतः संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली भाषा है। तो अपभ्रंश का तात्पर्य होता है विकृत या बिगड़ी हुई भाषा से है। ठीक है, अगला है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपके ऑप्शन नंबर डी, बीजी खेर थे। कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। ठीक, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? बाल गंगाधर खेर बनाए गए, जिसका मतलब होता है बीजी खेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं, कौन सी बोली जो है नहीं आती है? तो पीछे बात किए थे, ये जो है आपका भोजपुरी नहीं आती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद से इनमें से कौन सी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बघेली। ठीक, बघेली जो है वो आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। उसके बाद अगला है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, तो देखिए इसका पहाड़ी बोली नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मालवी। मालवी जो है आपकी पहाड़ी बोली नहीं है। अगला है कि पंजाबी का विकास किससे हुआ है, तो देखिए पंजाबी का विकास विकास जो है वो है पैसाची से हुआ है। किससे हुआ है? प से पंजाबी, प से पैसाची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो देखिए दोबारा आ गया है, इसमें शामिल नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी जो है शामिल नहीं है। तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत बार आ गए ये सब। उसके बाद से संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है, तो वो आदेश देता है आपका भारत के राष्ट्रपति। यानी कि संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। उसके बाद से अगला है, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमको लगता है खत्म, ठीक है। 38 क्वेश्चन थे, तो 38 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन ये पुटअप करता है यूपीएसआई, यूपी पुलिस जेल वार्डर, ठीक है। मुझे आशा है समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज को बस इतना ही, मिलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।